दिस इज अवर लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ए। तो मैंने सोचा यार रुका हुआ था कुछ दिन से ये चीज, तो आज हम इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। तो पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग, और दो ही लेक्चर्स में, दो ही वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर के मीनिंग के साथ। चैप्टर नंबर 8 है हमारा, और लास्ट चैप्टर होता है हमारा पार्ट ए में। तो कंट्रोलिंग है क्या? देखो हमारे पास बेसिकली 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, जो मैंने आपको याद करवाए थे पोस्ट डीसी: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जबकि प्लानिंग फर्स्ट होता था और कंट्रोलिंग लास्ट है। तो कंट्रोलिंग बिल्कुल लास्ट फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग का बेसिक मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का बेसिक मतलब होता है ये वेरीफाई करना, ये चेक करना कि ये जितनी भी हमने मेहनत करी है सारी, तो ये काम एज पर प्लान्स हुआ भी या नहीं हुआ। कि अगर आपने जो शुरू में प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंगली काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। कि आपने साल के शुरू में टारगेट बनाया कि इस साल 95% 12th में लेने, अब लास्ट में जब रिजल्ट आया तो आप चेक करोगे कि 95 आए या नहीं आए। ये बेसिकली कंट्रोलिंग ही है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज कंपैरिजन। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, किसको? बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपने एक्चुअली परफॉर्म करा है वो, एंड द प्लान परफॉर्मेंस। यानी कि अल्टीमेटली कंट्रोलिंग भी प्लानिंग पे जाएगा और देखेगा कि जो प्लान करा था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। इफ देयर इज एनी डेविएशन, डेविएशन का मतलब है डिफरेंस, कोई कमी रहती है कि सपोज एम करा था 95 और आए 92, तो 3% की कमी है, डिफरेंस है। तो इफ देयर इज एनी डेविएशन, कंट्रोलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि सिर्फ कंपेयर ही नहीं करना, यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अभी और काम है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर दैट डेविएशंस। उन कमी, वो जो कमी हुई वो क्यों हुई, क्या कारण है, उसको फाइंड आउट करना और उसको करेक्ट भी करना। ये बेसिकली कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग कोई बहुत छोटा फंक्शन नहीं है, बहुत बड़ा फंक्शन है जो इन्वॉल्व करता है कंपेयर करना, कमी निकालना, फिर कमी को सुधारना। तो दिस इज ऑल कंट्रोलिंग। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल। ये चीजें कई बुक्स में है, कई में नहीं है, तो अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको एक एज मिलेगा। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब होता है अपनी स्ट्रैटेजीज को ध्यान से देखना कि अगर आपका जो एम है वो पूरा नहीं हुआ, अगर आपका एम पूरा नहीं हुआ, तो वो एम पूरा ना होने का कारण आपकी गलत स्ट्रैटेजीज तो नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजीज में कोई कमी तो नहीं रह गई थी। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी है और हम वो चेक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। बट अगर आपकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल ठीक रही है, आपके प्लान्स बिल्कुल सही थे, लेकिन आपने जब काम करना शुरू करा तो वो काम आपने ठीक से नहीं करा। कि सपोज किसी कंपनी का टारगेट था कि हमें 1000 यूनिट्स बनानी है, और 1000 यूनिट्स के उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो बिल्कुल सही बनाई, लेकिन बन पाई सिर्फ 900 यूनिट्स, क्योंकि जो लेबर थी वो छुट्टी पे चली गई, उसने ठीक से काम नहीं करा, लेबर स्ट्राइक पे चली गई, सारा दिन काम नहीं हुआ। तो वहां कमी हुई आपके ऑपरेशंस में, आपके वर्क में। तो अगर आपका टारगेट नहीं पूरा हो रहा बिकॉज ऑफ योर ऑपरेशंस, तो वहां पे नीड है ऑपरेशनल कंट्रोल की। लेकिन अगर काम पूरा नहीं हुआ है, काम सबने अच्छे से करा है, लेकिन कमी किस में थी? आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रैटेजी में, तो वहां किसकी नीड होती है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज को जज करते हैं और यहाँ पे अपने काम को जज करते हैं, काम करने के तरीके को जज करते हैं। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक कैसा फंक्शन है? सबसे पहला इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। देखो हम लोग यहाँ पे किसको टारगेट कर रहे हैं? अपने गोल को ही तो देख रहा हूँ। तो बेसिकली कंट्रोलिंग क्यों करी जाती है? ये करने के लिए कि हमारा गोल अचीव हो जाए, कोई कमी रही है तो दूर हो जाए और हम अपने गोल तक पहुंच जाए। तो कंट्रोलिंग का जो मेन फोकस है वो किस पे है? एक गोल पे है। तो कंट्रोलिंग इज बेसिकली अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। दूसरा, इट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव आप समझते ही हो, अभी तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स कि ये कभी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, किसी भी तरीके का लेवल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको कंट्रोलिंग चाहिए। हर कोई ये चाहता है कि मेरा एम, जो मेरा गोल है वो पूरा हो, उसको चेक करना पड़ता है, प्लानिंग से कंपेयर करना पड़ता है। इसके बाद आता है इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एग्जाम में भी इसका अपना एक क्वेश्चन बन गया है, पूरा क्वेश्चन आता है इससे। समझाता हूं कैसे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग बताओ, या फिर कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, ट्रू और फॉल्स, या फिर कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ट्रू और फॉल्स। मतलब बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास हमारी ये प्लानिंग है, ठीक है। ये कहा जाता है कि प्लानिंग फ्यूचर पे बेस्ड होती है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करी जाती है, तो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। लेकिन कंट्रोलिंग को कहा जाता है कि कंट्रोलिंग किसको चेक करता है?
प्लान से कंपेयर करता है, तो कंट्रोलिंग तो पीछे देखता है, कंट्रोलिंग तो प्लानिंग को देखता है, तो बेसिकली कंट्रोलिंग एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो हमने क्या कहा, कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। बट क्या कंट्रोलिंग सिर्फ कंपेयर करने पे खत्म हो जाता है? नहीं, कंट्रोलिंग कमी भी निकालता है, और कमी निकालने के बाद उस रीजन को दूर करने की कोशिश करता है, यानी कि जो फर्दर आगे का काम होगा वो भी तो इसी कंट्रोलिंग के बेस पे होगा। कंट्रोलिंग बताएगा कि इस बार ये कमी थी, अब इसको दूर करो। तो बेसिकली कंट्रोलिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, आगे का भी बता रहा है। तो कहा जाता है कि कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी हम आगे। उसके बाद आता है इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस का मतलब कंट्रोलिंग खत्म नहीं होता है, आप एक टारगेट पूरा करो फिर दूसरा टारगेट शुरू हो जाता है, फिर आपको उसका कंपैरिजन करना होता है। तो कंट्रोलिंग इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन, कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जहां कंट्रोलिंग खत्म होगा वहां फिर से प्लानिंग शुरू हो जाएगी, और प्लानिंग शुरू हो गई तो फिर कंट्रोलिंग अपने आप ही एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये बेसिक हमने देखा कंट्रोलिंग का मीनिंग, कंट्रोलिंग के फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कंट्रोलिंग में प्रोसेस। तो गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस, और कंट्रोलिंग प्रोसेस में देयर आर 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। और इस तरीके के अगर आप चार्ट्स एग्जामिनेशन में बना के आओगे तो आपकी आंसर शीट काफी अट्रैक्टिव बनेगी और काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैसे मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टडीज में कैसे आंसर प्रेजेंट करने हैं टू गेट 80 ऑन 80, बट स्टिल ये चीज तो समझ लो कि ये चार्ट्स बना के आने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, वो आता है सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? देखो, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि हम लोग जब कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग में मैंने आपको अभी बताया है कि कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन, बेसिकली कंपेयर करना कि हमारा काम एज पर प्लान हुआ है या नहीं हुआ है, एज पर स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, वो ही हमारा बेसिक स्टैंडर्ड होता है। अब स्टैंडर्ड के साथ साथ आपको सेट करते टाइम कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। वो क्या रखनी होती है कि जो स्टैंडर्ड है आपका वो मेजरेबल हो, आप आसानी से मेजर कर पाओ, वो अचीवेबल हो, आप उसको अचीव कर पाओ, और वो सबके लिए समझना अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब इजी हो, आपके एम्प्लॉइज को समझ में आए। आपने कहा कि हमारा टारगेट है, एक नई कंपनी बनी है, आप और मैंने, हमने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, और हमने कहा कि हमारी जो सेल है वो 2000 करोड़ होनी चाहिए इन अ मंथ, 2000 करोड़ इन अ मंथ। अब आप खुद सोचो कि किसी भी नई कंपनी के लिए इतनी सेल कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो टारगेट है हमारा, हो सकता है कि अचीव हो जाए, बट स्टिल बहुत माइनर चांसेस हैं। तो ये टारगेट अचीवेबल नहीं लग रहा। तो टारगेट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। दूसरा बात, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब क्या है कि आपने अपना टारगेट रख दिया, आपने अपना स्टैंडर्ड रख दिया कि मेरी सेल 2000 करोड़ हो जानी चाहिए। भाई कब तक हो जानी चाहिए? जब हो जाए, बहुत बढ़िया, जब हो जाएगी खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो इन अ मंथ लिखा है ना मैंने, ये टाइम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके एम्प्लॉइज लेजी हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। तो टारगेट दो, विद टाइम दो, और ऐसा दो जो उनको समझ में आए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये एक अच्छे स्टैंडर्ड के कुछ की फीचर्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका टारगेट था ये तो हो गया, हमारा काम खत्म। अब जब आप लास्ट में आ गए, आपने काम शुरू करा, काम पूरा भी हो गया, अब आपको करना है मेजरमेंट। अब आप एक्चुअल में मेजर करोगे कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली है कैसा, हमने जो एम रखा था, जो स्टैंडर्ड रखा था, वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि आपने जो टारगेट रखा है, वो टारगेट रखा था नंबर ऑफ यूनिट्स में। जैसे आपने रखा था सपोज कि 2000 यूनिट्स पर वीक हमने बनानी है, 2000 पर वीक का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब 2000 यूनिट्स हमने बना दी, तो हमारा जो क्वांटिटी है, इसको बोलता हूं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ये तो अचीव हो गया। बट जो आपने यूनिट बनानी थी उसके आपने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी रखे होंगे। तो सिर्फ क्वांटिटी ही सफिशिएंट नहीं है, आपको उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी चेक करने हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते हुए ये ध्यान रखिए आप हमेशा कि क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, बोथ एस्पेक्ट्स नीड्स टू बी मेजर्ड, बोथ एस्पेक्ट्स नीड्स टू बी कंपेयर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेजरमेंट हो गया, यानी कि हमने एक टारगेट सेट करा, स्टैंडर्ड सेट करा, मेजर भी कर लिया एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब करेंगे कंपैरिजन। कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, प्लान्ड परफॉर्मेंस का। असली मीनिंग ही ये था कंट्रोलिंग का, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जब आप कंपेयर कर रहे हो
जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं, सिर्फ कंपैरिजन नहीं करना, उसके बाद देखो कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन। कमी को क्या बोलते हैं हम? डेविएशन। तो कंपेयर करना परफॉर्मेंस को, इस परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, और फिर डेविएशन निकालना। अब सिर्फ डेविएशन निकाल के छोड़ना सफिशिएंट है, कमी निकाल के छोड़ दे नहीं। अगला स्टेप होता है एनालाइजिंग द डेविएशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि गलती तो सब करते हैं, लेकिन जो उस गलती में सुधार नहीं करता वो सच में मूर्ख है, वो सच में पागल है, ठीक है ना। तो एनालाइज करने के लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि दो चीजों का आप ध्यान रखो, दो तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहला होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा होता है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दोनों ही अलग अलग टेक्निक्स हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से आप इजीली डेविएशंस को एनालाइज कर सकते हो, उन्हें दूर कर सकते हो। सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है कि आप फोकस करो की एरियाज पे। क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा है कि आपका जो फोकस है वो होना चाहिए की एरियाज पे, यानी मेजर एरियाज पे। अगर कोई ऐसे एरियाज हैं जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करते हैं तो उन पे अगर कोई डेविएशन है तो उसको इग्नोर कर दो। सपोज हमने कहा कि हम लोग कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और उनकी सप्लाई करते हैं। अब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपीज से बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपीज से बढ़ जाती है, 5 रुपीज से बढ़ जाती है, और हमारे जो पोस्टल चार्जेस हैं, यानी जिस पोस्ट से सामान जाता है, वो भी 5 रुपीज से बढ़ जाते हैं। दोनों ही बढ़ गए, प्रोडक्शन भी और पोस्टल भी। बट अगर देखा जाए तो हमारे लिए प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे हाथ में हमारे बिजनेस का है। अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो हमारा प्रॉफिट इस 5 रुपीज से पर यूनिट कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जितना खर्चा बढ़ेगा उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। जबकि पोस्टल से हमारा लेना देना ही नहीं था, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो तो पोस्टल कंपनी है, उन्होंने बढ़ाया, वो तो वो चार्जेस लेंगे। अगर ये कम भी हो जाता तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो ये कस्टमर से चार्ज करना है, पोस्टल चार्ज। तो हमारे लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम रहे। कॉस्ट कम आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। तो ये बोलता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कि आप फोकस करो अपने की एरियाज पे। अगर कोई ऐसा एरिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, मैनेजमेंट को वो बताओ कि की एरियाज कौन से हैं, उन पे फोकस करो। जो की एरियाज नहीं है उनको इग्नोर कर दो। ये है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है कि इफ यू रियली ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल एनीथिंग। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप एक लिमिट रखो। सपोज हमने लिमिट रखा कि जो हमारा, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ₹2 तक ₹2 तक इंक्रीज होगा तो हम इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इतना तो कॉस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। अब अगर इतनी से के ऊपर हम टेंशन लेंगे, इतना सोचेंगे, अपना सारा सिस्टम चेंज करेंगे, तो हो सकता है हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस को हटाना पड़ेगा, प्रोडक्शन का अलग सिस्टम बदलेगा, सेल को अलग देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि हम लोग इस चीज पे ध्यान दें। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ₹2 तक रहा तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, इससे ज्यादा हुआ तो हम उस पर ध्यान देंगे। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है कि आप एक लिमिट रख लो कि इस लिमिट तक हम कुछ ध्यान नहीं देंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट या हमारे लिए जो सिचुएशंस आ रही है वो उस लिमिट को एक्सीड कर रही है, वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, फिर हम उस पर फोकस करेंगे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग आप तब फोकस करो किसी भी प्रॉब्लम पे अगर वो एक लिमिट को एक्सीड कर रहा है, और वो लिमिट आपने खुद सेट करनी है। दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट में टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब आपको इन दो सिचुएशंस की मदद से, क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की हेल्प से, आपकी गलती पता चल गई। अब उसको सुधारो। लास्ट पॉइंट इज टू टेक करेक्टिव एक्शंस। जो डेविएशंस हुए हैं उस पर आप करेक्टिव एक्शन लो और आप देखो कि आपका गलती जो हुई है उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। वो ही एक्चुअल में कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ? स्टैंडर्ड सेट करने से, मेजर करना, मेजर करने के बाद कंपेयर करना, देन डेविएशंस को एनालाइज करो और एट लास्ट करेक्टिव एक्शंस लो। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। एक छोटा सा इसमें और आ जाता है कि ये जो डेविएशंस हैं, टॉपिक आता है लास्ट में, वो कितने तरीके की हो सकती हैं? तो दो तरीके की डेविएशंस हो सकती हैं। एक होती है पॉजिटिव डेविएशन और एक होती है नेगेटिव डेविएशन। तो आपको दोनों ही केस में सोचना पड़ता है कि हमारे काम में कहाँ कमी रही। सपोज आपने टारगेट रखा था 100 यूनिट्स
और आपका जो एम्प्लॉयज थे या आपका जो स्टाफ था उन्होंने 120 यूनिट्स बना दिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल तो ये अच्छी चीज है कि उन्होंने ज्यादा यूनिट बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हो सकता है आपकी एम्प्लॉयज की जो कैपेसिटी हो वो 150 यूनिट्स बनाने की हो, लेकिन आपने उनको टारगेट सिर्फ कितना दिया, 100 का, तो उन्होंने बनाया कितना, 120। तो अभी भी उनकी यूनिट में 30 यूनिट्स वो और बना सकते थे अगर उनको अच्छे से और देखा जाता। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पॉजिटिव डेविएशन, की पॉजिटिविटी है, लेकिन स्टिल इसको भी सुधारो, अपने टारगेट दोबारा से स्ट्रैटेजीज चेक करो कमी कहाँ रही। और अगर हमने टारगेट दिया था 100 यूनिट्स, वो बने सिर्फ 80 यूनिट्स, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, यानी यहाँ टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑपरेशंस में कमी है, ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डेविएशन दो तरीके की हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा मेन कंट्रोलिंग के फीचर्स, और हमने डिस्कस करा कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं और पार्ट ए विल बी ओवर। तो चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियोस, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार, देखो सब्सक्रिप्शन इज मस्ट, सब्सक्राइब करो, काफी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी बन रही है, और काफी अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी जब हम मिलके बोर्ड्स में स्कोर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।